डिस्कशन में मैं लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन लूंगा जो मैंने दिए थे 3 क्वेश्चंस और उनको डिस्कस करेंगे और फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे और वो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लाइफ साइंसेज में जो फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को दिया था फर्स्ट टेस्ट में, वो क्वेश्चंस था सेल के बारे में, जहां मैंने प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंसेस को पूछा था और साथ में उसमें एक और पार्ट है क्वेश्चंस के अंदर, वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है स्ट्रक्चर। तो दिस इज द थिंग्स, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ ये है कि दो पार्ट है इसमें। पहला प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करना है, पादप और जंतु कोशिका के बीच में, और दूसरा के स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि सेल ऑर्गेनेल है, उसको डिस्कस करना है। अब जो मैंने आपकी कॉपी चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 40 मार्क्स क्वेश्चन होगा या 32 मार्क्स क्वेश्चन होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ सेट्स व्हिच मे बी क्रिएटेड, बट 40 का ट्रेंड अगर हम लेकर चले तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो तुम इंट्रोडक्शन में। कॉन्टेक्स्ट इट मींस फर्स्ट यू डिफाइन द सेल्स, देन टाइप ऑफ सेल्स, एंड देन यू मूव टू द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है। अब अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल यानी पादप और जंतु कोशिका दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी एक तरह से ये जो डिफरेंसेस दिया, इट्स अ डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने यहाँ जो लिया है इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने पहले सेल को डिफाइन किया, थोड़ा उसकी डिस्कवरी के बारे में भी मेंशन किया, और तब हम आए प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है देखो कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जंतु की, किसी भी पादप की, या किसी भी अगर हम लाइफ की बात करें तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। यानी रचनात्मक, और जिसको संरचनात्मक या रचनात्मक कहते हैं, या क्रियात्मक इकाई है। तो यहां से मैंने शुरू किया कि व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड हु डिस्कवर्ड द सेल? फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉबर्ट हुक। He was a British mathematician who discovered the cell, and he mentioned in the micrographia, और उसको अपने बुक में मेंशन किया। उन्होंने ये जो टर्म है शेल, वो कहां से आया? सेल्यूली। सेल्यूली मींस कंपार्टमेंट। और उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व कहां किया सेल्स को? उन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व किया। जो बॉटल्स में कॉर्क लगती हैं उसको स्लाइसेस किया, उसको अपने ही डेवलप माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। तो देखने के बाद कैसा स्ट्रक्चर नजर आया? उनको स्ट्रक्चर नजर आया ऐसे कंपार्टमेंट्स, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर नजर आया। इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने टर्म्स क्या मेंशन किए? इन्होंने टर्म मेंशन किया सेल और शेल्यूलर। सेल और शेल्यूलर। तो दिस इज द सेल्यूली और द सेल्स। ये इट मींस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट। So he observed first of all, and named cell is given, which is a Latin word derived from a Latin word celluli. Celluli means the little room or compartment or hollow space. तो इस तरह से मैंने यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट बताया कि द कॉर्क ऑफ द बॉटल वेयर ही फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर और आइडेंटिफाइड। ठीक है। तो इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने क्या टर्म दिया? इन्होंने टर्म दिया शेल्यूली। शेल्यूली का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट, और यहीं से वर्ड शेल डिराइव हुआ। सो व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सो वेदर इट इज द रॉबर्ट हुक हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल, ये टर्म दिया और इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया,
बट इनके पहले भी कुछ लोगों ने सेल को देखा था बट टर्म नहीं दिया था, जिसमें से एक मालपिगी भी थे, ठीक है ना। ही कॉल्ड सेक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स एट द प्लेस ऑफ सेल। और दूसरा जे स्वामर्दम ने भी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को आरबीसी ऑफ द फ्रॉग्स, रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फ्रॉग्स, ही आइडेंटिफाइड, but the term was given by the Robert Hooke. Now, as the questions demand कि हमें लिखना है डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो मैंने यहां थोड़ा सा दे दिया इंट्रोडक्शन, एंड फिर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स and eukaryotic cells. On what basis? किस बेसिस पर? On the basis of development of nucleus. On the basis of development of nucleus. तो जो केंद्रक है उसके आधार पर, अगर केंद्रक प्रॉपरली डेवलप नहीं है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स फर्स्ट और प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। तो जिनमें वेल डेवलप्ड नहीं है वो प्रोकैरियोटिक, और जिनमें डेवलप है, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है वो यूकैरियोटिक। और एक लाइन लिख सकते हैं कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स आर, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स, और दोनों प्लांट, पादप और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक सेल्स हैं। बट बोथ सेल्स हैविंग, लिखेंगे मोर ओवर बोथ सेल्स हैविंग सर्टेन डिफरेंसेस। और अब आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को याद रहता है या लर्निंग बेस्ड है तो कर लेंगे, ठीक है। बट ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो इंट्रोडक्शन है, ये थोड़ा इंपैक्टफुल होना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से हटकर अगर आंसर्स पे आते हो तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट दैट विल ओके मोर इंपैक्टफुल। तो इस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया। अब अगर हम बात करें एनिमल और प्लांट सेल्स की, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एनिमल सेल्स रखा है, राइट हैंड साइड में प्लांट सेल्स रखा है, और यहाँ वन बाय वन अगर देखेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल यानी पादप सेल्स में मिलते हैं, और सेल वॉल आउटर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल प्लांट सेल से अलग होते हैं, पर हमें प्रोकैरियोट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लांट और एनिमल का पूछा है, तो यहाँ सिंपली सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में, यहाँ प्रेजेंट है। दूसरा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का मतलब है, ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये यहाँ पिगमेंट्स होता है, कलरफुल पिगमेंट्स, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है, ल्यूकोप्लास्ट का नाम सुना है, दीज आर प्लास्टिड। इनमें कलरफुल पिगमेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल, जैंथोफिल, और इसके कारण ये कलर्ड होते हैं। और यहाँ पर जैसे क्लोरोप्लास्ट, वहां क्या होता है, वहां फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है। ये प्लास्टिड जो होते हैं ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शन कुछ है, ऐसा नहीं है कि अपवाद नहीं है, एनिमल सेल में कुछ अपवाद है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि प्लास्टिड्स के बारे में, तो यूग्लिना, लेकिन आप ऐसे एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। एंड बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। अपवाद बायोलॉजी में होते हैं, लेकिन वो जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल है कि प्लास्टिड एब्सेंट है, किसमें, एनिमल सेल्स में। एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा हूं मैं? यस सर। और कहां प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड प्रेजेंट होगा कहां? तो प्लांट सेल्स में, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। अगला मैंने डिफरेंस लिखा है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल, रिक्तिकाएं होती हैं,
खाली ऐसी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत एक से अधिक हो सकती है एनिमल सेल में, साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो स्मॉल वैक्यूल्स लिखा है मैंने कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स की खासियत क्या है कि प्लांट सेल्स के में बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये देखो प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। अभी मैं, ये तो प्रिंटेड डायग्राम है, मैं हैंडमेड डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ करूंगा तो आप एग्जाम्स में कैसे समझेंगे। तो यहाँ जो वैक्यूल्स है उसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, जबकि प्लांट सेल के सेंटर में बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल। ऐसे वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल तो स्मॉल साइज होता है उनका, छोटा साइज होता है, और मल्टीपल नंबर में हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस या केंद्रक एनिमल सेल के सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस इस वैक्यूल के कारण साइड में आ जाता है। तो यहाँ देखो साइड में है न्यूक्लियस, इस वैक्यूल के कारण वो साइड में आ गया, पेरिफेरल पोजीशन पर आ गया। उसके अलावा एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और साथ में ये सेंट्रियोल जो है फिर सेंट्रोजोम्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेल डिविजन्स के समय हेल्प करता है। जबकि ऐसे सेंट्रियोल्स यूजुअली प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। और लाइसोसोम जिसे आप सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक कंटेंट होते हैं, ठीक है। और अगर वो लाइसोसोम के वॉल्स अगर रप्चर हो गए तो वो एसिड सेल को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हम उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ग्लाइऑक्सीजोम जो होता है एक सेल ऑर्गेनेल, स्मॉल ग्लोबुलर सेल ऑर्गेनेल है, ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, एनिमल सेल में जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है या फैट है वो स्टोर होने के लिए वहां पे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ जो फूड रिजर्व होता है एनिमल सेल में वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज अगर इनटेक तुम ज्यादा कर रहे हो और वो आपके जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर एक्सेस रह रहा है आपके सेल्स में, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। किसमें, एनिमल्स में। जबकि प्लांट में अगर आप एक्सेस प्लांट अगर ग्लूकोज बना रहा है और उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ अगर रिजर्व फूड देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन लिखा गया है, इसको स्टार्च करना, स्टार्च और फैट के रूप में यहाँ पर स्टोर होता है। रिजर्व फूड इज नॉट ग्लाइकोजन, इट इज इन एनिमल, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है मेजर जो डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल्स का, वो मैंने तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। और अगर इसी चीज को अगर हम डायग्राम्स के थ्रू क्विकली दिखाने की कोशिश करें एग्जामिनर को, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया कि प्रिंटेड डायग्राम्स है, अगर हम कॉम्पेरेटिव अगर एनालिसिस करें एनिमल और सेल्स की प्लांट सेल्स से, तो एनिमल सेल्स अगर तुम यहाँ ड्रॉ करते हो, और ये जो एनिमल सेल्स में जो आउटर है ये मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, this is called cell membrane. This cell membrane is also present in the plant cells. ये plant cells में भी present होगा, okay, this cell membrane. उसके बाद लेकिन प्लांट सेल्स की खासियत क्या है कि प्लांट सेल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ एक और लेयर्स हमें दिखाई देगी एडिशनल, जो एनिमल सेल्स में नहीं होते, और इसे आप कहते हो कोशिका भित्ति यानी शेल वॉल। तो ये जो एडिशनल लेयर है इसे हम शेल वॉल बोलते हैं, विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल।
उसके बाद मैंने क्या बताया तुम्हें कि अगर हम देखेंगे इसको प्लांट शेल को, तो प्लांट शेल के यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा जो है ये वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल सेल्स में अगर ये वैक्यूल्स हैं भी तो छोटे साइज में होंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, समझ रहे हो मेरी बात। अब हम जब बात करते हैं यहां पर साइड में पेरीफेरी में न्यूक्लियस डेवलप होता है, चूंकि यहां बीच में वैक्यूल हो गया, रिक्तिका हो गई, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो साइड में यहां आ जाता है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, यहां साइड में आते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होते हैं। और फिर उसके बाद यहां से देखेंगे कि इसी न्यूक्लियस से जो अटैच्ड होते हैं, ये यहां पर एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, इसे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्ट्रक्चर, अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट्स पर इस तरह के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को, जो गोल से तुम देख रहे हो ग्लोबुलर, इसे राइबोसोम्स बोलते हैं। तो ये राइबोसोम्स हो गया, और राइबोसोम्स जिन पार्ट्स पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, हम उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पार्ट पर ये राइबोसोम नहीं होते, हम उसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहां तुमने, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और साथ में मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियोलस भी है। कॉम्पेरेटिव डायग्राम्स बनाओगे एग्जाम्स में, तो हमेशा एग्जामिनर्स को वो इजी होता है, और वो आपको बेहतर मार्क्स भी देता है। लेबलिंग बायोलॉजी में बहुत मैटर करता है, या साइंस में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो लेबलिंग करने के लिए, अगर आप कॉम्पेरेटिव लेबलिंग करते हो, अगर इतना स्पेस है, तो डेट विल बी मोर अट्रैक्टिव। अब यहाँ इसमें भी न्यूक्लियस, और अगर कलरफुल डायग्राम बना रहे हो, तो जो कलर यहाँ पिक कर रहे हो, उसी कलर में वो सेम चीजें अगर यहाँ भी दिखाओगे, तो दैट विल मोर इम्प्रेसिव। तो यहां पर भी हम बनाएंगे वो स्ट्रक्चर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। अब फिर से ये जो पार्ट, ये स्मूथ पार्ट है, ये रफ डोमेन है, ये राइबोसोम्स हैं, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियोलस। जो मेजर है चीजें वो दिखाओगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखो, यहां पर प्लास्टिड्स बनाओ, जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं केवल प्लांट सेल्स में, नॉट इन एनिमल सेल्स। यानी ये जो क्लोरोप्लास्ट की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो यहाँ पर, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, एंड दिस प्लास्टिड इज एब्सेंट हियर। अब चूंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, तो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, है ना। तो ये यहां नहीं मिलेगा एनिमल सेल्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो ना आप। अब देखो यहां पर देखिए, आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनस ऐसा, जिसमें कि आपको ऐसे फोल्डिंग होगी इंटरनली,
और इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसा अटैच्ड होगा, उस फोल्डिंग से ऐसे बटन की तरह ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें निकले हुए। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, ये यहाँ भी होगा। तो सिमिलर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाओगे यहाँ भी, और उसमें ये F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जिसको मैं इस तरह से बटन लाइक दिखा रहा हूँ, जिसको आप ऑक्सीजोम्स भी बोलते हो, ये यहाँ भी मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स, जो कि एनिमल सेल्स में मिलता है, प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होता है, लाइसोसोम्स। तो यहाँ नहीं बनाना, वो वहीं बनाना है एनिमल सेल्स में। फिर उसके बाद मैंने बताया ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ एब्सेंट होते हैं, तो आपने इसे ग्लाइऑक्सीसोम्स बनाया, ठीक है, जो कि यहाँ एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तौर पे तुमने यहाँ दिखाया, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ग्लाइकोजन और फैट्स आपने बताया स्टोरेज, ग्लाइकोजन एंड फैट स्टोरेज मॉलिक्यूल, वेयर इन एनिमल सेल्स। ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। यहाँ एक्सेस ग्लूकोज क्या बना लिया, स्टार्च बना देगा। तो यहाँ जो है स्टोरेज मॉलिक्यूल स्टार्च एंड फैट्स हैं, यहाँ ग्लाइकोजन है। डिफरेंसेस देखो, ठीक है। अब यहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होते हैं, मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेंट्रोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको इनसर्कल कर देता हूं इस कलर से, और इसको यहां लिख देता हूं सेंट्रोसोम। दिस सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल, ये सेंट्रोसोम प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन फीचर है वो भी दिख रहा है एग्जामिनर को, जो डिफरेंसेस है वो भी दिख रहा है एग्जाम पर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक और स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, वो यहां भी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। इसे आप कहते हो गॉल्जी, ये दोनों में मिलते हैं। तो डिफरेंसेस आया, सेल वॉल, गॉल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कॉमन है। वैक्यूल्स डिफरेंसेस आया, राइबोसोम्स देख रहे हो, ये दोनों जगह प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक दोनों जगह है। न्यूक्लियस यहाँ पेरिफेरल पोजीशन पर है, यहाँ सेंट्रल है। वैक्यूल यहाँ सेंट्रल पोजीशन पर है, यहाँ पेरिफेरल होगा साइड में कहीं। और सेल्स के अंदर दोनों, यहाँ पर भी और इधर भी साइटोप्लाज्म होगा, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जो आपने डिफरेंसेस बताए हैं वो डिफरेंसेस यहाँ दिखना चाहिए, और कुछ कॉमन चीजें भी हैं, वो कॉमन चीजें भी आपने दिखा दी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल्स and this is the diagram of animal cells.
So here I had given you a basic comparison between the plant and animal cells. Is it clear? समझ आ रहा है? तो इन दोनों सेल्स के बेसिक डिफरेंसेस क्या है? अब क्या है कि ये आपने बता दिया कि प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस क्या हैं। दोनों को मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल्स है, बट दोनों यूकैरियोटिक सेल में भी डिफरेंसेस है। हाँ, कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं, तो वो एक दूसरे से अलग बनाते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्लांट सेल में हो रही है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में ज्यादातर में नहीं होती, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने यूग्लिना का नाम लिया, आप मेंशन कर सकते हो। तो चलो फिर आते हैं, ये हो गया ड्रॉ, कर लिया ड्रॉ, आगे बढ़े, बोलो, एम आई ऑडिबल? सर एक मिनट बस। ओके, करो, मैं इधर आ जाता हूँ, देख के करिए फटाफट। और उसके बाद मैं फिर सेकेंड पार्ट को अभी आंसर करने वाला हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसको देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसे समझते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली यू मस्ट राइट कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन दिस यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल। जब तुम आंसर्स को इस डायग्राम के बाद कंक्लूड कर रहे हो फर्स्ट पार्ट पर लिखना है कि द क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट आल्सो प्रेजेंट इन सम एक्सेप्शनल एनिमल्स। ऐसे आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे जो डिफरेंसेस आपको सेल ऑर्गेनेल में दिख रहा है वो एनिमल सेल में कहीं है, बट वो एक्सेप्शन है, नॉट अ जनरल रूल और पैटर्न, एंड दैट्स व्हाई वी डिस्कार्ड इट, एंड दैट कम्स अंडर अ डिफरेंसेस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना मेरी बात? हो गया? and try to draw a colorful diagram if the color is allowed। instructions पढ़ लेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेट है जो कलर नहीं अलाउ करते, लेकिन जहाँ अलाउड है तो बायोलॉजी या साइंस में आप कलरफुल डायग्राम बनाएंगे तो अट्रैक्टिव भी होगा, और लेबलिंग ऐसा करेंगे ठीक है कि आप सीक्वेंस में हो तो बेटर होता है। चले, और कॉम्पेरेटिव चूंकि याद रखते हो ना, तो वहां ड्रॉ करना आसान होता है, एग्जाम्स में टाइम कम लगता है क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता है। एक बनाया इधर, एक इधर बनाया, तो जो जो कॉमन चीजें हैं फटाफट पहले ड्रॉ किया, दूसरा जो डिफरेंसेस है उसको एक जगह ड्रॉ कर लिया, ऐसा क्लियर दिखेगा एग्जामिनर को कि हाँ क्लैरिटी है स्टूडेंट्स को। ठीक है ना? चले, ये साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, हाथ थोड़ा फास्ट चलाना है। ये सेंट्रोसोम लिखा है विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, हेल्प इन सेल डिवीजन। उसके अलावा भी ठीक है और भी चीजें होती हैं। मैंने जस्ट मोस्ट कॉमन चीजें बताई और मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस एक्सप्लेन किया। हो गया आशीष? चले आगे? हाँ यस सर, मेरा हो गया सर। हाँ चले, चलो। और बाकी लोगों का हो गया? तो चलो फिर यस आते सर। हैं टॉप सेकेंड पार्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर इस तरह से डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर दूंगा जो आपको एग्जाम्स में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये तो नहीं प्रोड्यूस करोगे ना जो लिखा है, वो तो जस्ट पीडीएफ दे रहा हूँ तो कर दिया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड पार्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी डायग्राम तुमने देखा प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं।
यानी इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, वेदर प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के सेल्स के भी बाहर का कवर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर वहां सेल मेम्ब्रेन भी होता है बैक्टीरिया में, लेकिन बैक्टीरियल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एक कॉमन फीचर ये समझ में आया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। तो क्या है कि मैं तुम्हें अगर समझाने की कोशिश करूं थ्रू डायग्राम, अभी एक बेसिक डायग्राम, तो अगर हम ये बात करें, दिस इज द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल्स है। तो बैक्टीरियल सेल्स में एक ये बाहर की कवर है, दैट इज द सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल, और उसके इंटीरियर ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और ऐसे बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ एक खास बात क्या होती है, अगर मैं चलो सेल मेम्ब्रेन के लिए कोई अलग कलर ले लूं कि आपको क्लियर हो, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन में क्या देखते हो, एक इंटरनल फोल्डिंग होती है जो हम पढ़ेंगे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना, ये बैक्टीरियल सेल्स में इंटरनल फोल्डिंग होती है, हम इस फोल्डिंग को बोलते हैं मेसोजोम्स। इसे कहाँ तुम लिख सकते हो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्क्रिप्शन में, जब मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंक्लूजन में लिखोगे तो ये बताओगे कि ये जो इनर फोल्डिंग होती है बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे मेसोजोम बोला जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स है चूंकि ये, तो इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसे न्यूक्लियस नहीं बोलते बैक्टीरियल सेल में, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में तुम जानते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बैक्टीरियल टूल क्या है, वह है सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा, सर्कुलर, उसे क्या नाम देते हो, प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड एक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, है ना, क्योंकि आप डीएनए के एक मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए, तो इसको निकाल के इसी में टैग करते हैं एलियन डीएनए को और इसकी कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ बैक्टीरियल सेल में है, और अभी अभी जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें प्लांट और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाया। अब सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट कैसे करोगे, डेफिनेशन से बता सकते हो, और ये कह सकते हो कि द सेल मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन इलास्टिक लिविंग डायनेमिक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन every type of cells, okay, whether it is the prokaryotic cell or eukaryotic cell। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही पतले से स्ट्रक्चर, इलास्टिक नेचर है, लिविंग है, डायनेमिक है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। किन किन मॉलिक्यूल से बना है, प्रोटीन, लिपिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, उसे भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है प्रोटोप्लाज्म की, तो जो इसके अंदर है इसको आप सेल साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हो, इसकी आउटर बाउंड्री बना रहा है प्रोटोप्लाज्म को, ये कंजर्व कर रहा है, ठीक है। यही प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहलाते हैं जो कि लिविंग सब्सटेंस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो लिविंग, ओके, एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। हु डिस्कवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्वान इन 1838। तो मस्ट मेंशन अबाउट द स्वान जिन्होंने डिस्कवर किया, ये वही स्लाइडन एंड स्वान है, वही स्वान है जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय नैगेली एंड क्रैमर इन 1855। तो डिस्कवर इस मेम्ब्रेन को खोज जिसने की थी उनका नाम स्वान है, बट ये जो टर्म दिया सेल मेम्ब्रेन वो उन्होंने नहीं दिया, इस टर्म को नैगेली और क्रैमर ने दिया, इसलिए मैंने नाम बताया वहां कि इन्होंने ये नेम दिए। उसके अलावा एक और है, इसके कई नेम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा जो टर्म है, ये प्लाज्मा लीमा टर्म प्लो ने दिया था एंड प्लो हैज गिवन दिस नेम इन 1931। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं हिंदी में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये उसे प्लाज्मा लीमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया? नैगेली एंड क्रैमर ने। और प्लाज्मा लीमा टर्म किसने दिया? फ्लो ने दिया। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन आपके लिए बताया। अब आते हैं, चूंकि इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है तो हमने फिर यहाँ स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और अभी तुम लोगों को बताया कि जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें करियर प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, यानी ऐसे प्रोटीन जो किसी चीज को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है इसकी खास बात क्या होती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी बाहर से कुछ चीजें अंदर परमिट होती हैं आने के लिए और कुछ चीजें अंदर से बाहर जा सकती हैं। कैसे जाती होंगी चीजें? वो ऑफ कोर्स कैरियर या चैनल प्रोटीन के द्वारा जाती होंगी, अभी हम देखेंगे। तो प्रोटीन का दो रोल है, एक तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है प्रोटीन जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, और दूसरा प्रोटीन का काम है इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो तरीके के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के बीच में दबे होते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा। और दूसरा पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, यानी साइड में होते हैं लिपिड के ये। तो इस तरह से मैंने प्रोटीन के बारे में एक बेसिक जानकारी दे दी कि किस तरह की प्रोटीन होती हैं यहाँ। जब हम बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पोलर स्ट्रक्चर है। पोलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसमें हेड और ऐसे टेल दिखाई देते हैं, और ये जो हेड है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिया मीन्स लव, वाटर यहाँ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो ये टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आएगा तो ये एसोसिएट नहीं होगा इस इंड से, इसीलिए लिपिड को क्या बोलते हो? पोलर मॉलिक्यूल। तो तुमने जो चीजें लिखी हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम से। ये लिपिड क्यों पोलर मॉलिक्यूल है? लिपिड ऐसा दिखता है, ठीक है, उसके एक हेड और टेल होते हैं, और ये जो ऊपर हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है, और ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और किस तरह के लिपिड्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर उनके कुछ नाम दिए हैं, वो मेंशन कर भी सकते हो। खास करके फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड को मेंशन करना। स्फिंगोलिपिड के साथ साथ थोड़ा स्टेरॉल भी होता है, लाइक कोलेस्टेरॉल यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट लिस्ट अमाउंट में होते हैं कोलेस्टेरॉल। तीसरा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तीसरा जो कार्बनिक अणु है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो बनाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। पर कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट होती है वो प्रोटीन और लिपिड से कम होती है। सो दीज आर शॉर्ट, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। और ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, या कई जगह क्या होती है इनकी ब्रांचिंग भी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ लगे होते हैं या प्रोटीन के साथ, यानी ऐसे लगे रहेंगे। ये लिपिड के, ये प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के साथ ऐसे लगे रहेंगे, या फिर ये लिपिड के साथ लगे रहेंगे। ठीक है, ये लिपिड के साथ ऐसे लगे रहेंगे। अगर ये लिपिड के साथ लगे हैं तो हम इसको ग्लिसरोलिपिड कहेंगे, प्रोटीन के साथ लगे हैं तो हम इसको ग्लिसरोप्रोटीन बोलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है लिपिड के साथ तो क्या टर्म दोगे तुम? ग्लिसरोलिपिड। ग्लिसरोलिपिड। यहाँ प्रोटीन के साथ है तो तुम क्या बोलोगे? ग्लिसरोप्रोटीन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में है, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। ठीक है, समझ आ रही है बात है? तो तुमने डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा दिखा दिया, आगे जब मॉडल्स डिस्कस करेंगे
तो ये मैंने बता दिया कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स है। अब देखो क्या है कि स्ट्रक्चर को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा, शुरू में जब स्ट्रक्चर की स्टडी हुई तो अलग अलग मॉडल लेकर आए। कुछ प्राइमरी मॉडल हैं, जैसे ओवरटोन का मॉडल है, मॉडल ऑफ ओवरटोन, इसको आपको मेंशन करना है। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट मॉडल मेंशन जरूर करना है जब तुम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे, इसमें एटलीस्ट आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और अनवीन हैंडरसन मॉडल को जरूर डिस्कस करना है। अब यहाँ देखो, मॉडल ऑफ ओवरटन की जब बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड। इन्होंने क्या बताया, ओवरटन ने जब प्राइमरली स्टडी किया तो इन्होंने जस्ट ये बताने की कोशिश की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है, लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इनको ये नहीं था आइडिया कि इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी हैं। तो ऐसा सिंपल एक मॉडल इन्होंने बता दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बने हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट। पर इस मॉडल को आगे थोड़ा मॉडिफाई किया ग्रॉटर एंड ग्रैंडल ने 1926 में। इन्होंने कहा कि लिपिड से बना है, बट लिपिड की दो लेयर है। डायग्राम्स में यहीं पर आपको ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल तरीके से, जो एग्जाम्स में आप फास्ट कम समय में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल ऐसे मॉडल बता दिया उन्होंने कि देखो ये लिपिड से बना है, ये लिपिड है, लेकिन लिपिड की दो लेयर है, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये किसने कहा, ग्रॉटर एंड ग्रैंडल ने। तीसरा देखो मॉडल है जिसको डैनियली एंड डैप्सन ने बताया। इन्होंने जोड़ दिया इसमें कि नहीं, यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 4 मॉलिक्यूलर लेयर्स हैं, 2 फॉस्फोलिपिड और 2 प्रोटीन्स के। तो इनका ये मॉडल है जो मैं ये मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं, तीसरा वाला। उन्होंने ऐसे बताया कि 2 लिपिड के लेयर्स, जैसा कि इनके पहले भी डिस्कस हुआ है, तो ये 2 लेयर हो गए लिपिड्स के। और उसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ साथ यहां पर 2 लेयर प्रोटीन्स के भी हैं। तो ये जो लेयर्स है, सेकेंड के बाद थर्ड एंड फोर्थ, दिस थर्ड एंड फोर्थ लेयर इज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन लेयर और ये लिपिड। गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो। और बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल्स डायग्राम बनाने हैं। एक तरफ डिस्क्रिप्शन लिखोगे, एक तरफ पैरेलली डायग्राम बनाते जाओगे, देन यू विल फेच मोर मार्क्स, ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखेगा। अब देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो इसी से मिलता है, इसी का मॉडिफिकेशन है, डैनियली और डैप्सन के ही मॉडल का मॉडिफिकेशन है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है कि इन्होंने कहा कि ये लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने बात की कि लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है। 2 सरफेसेस एक्सटेंडेड और बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं साथ में, और बाई लेयर होते हैं लिपिड्स के। तो इन्होंने ये बताया कि ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन सिंगल स्ट्रक्चर या एंटिटी की तरह काम करता है। रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में बताया, यानी यही डायग्राम्स ऑलमोस्ट आपको बनाने हैं यहां भी, जब आप इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिखाओगे। पर ये सिंगल एक लेयर की तरह इन्होंने बताया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, इन्होंने कहा लिपिड बाई लेयर है और प्रोटीन इसी के साथ एसोसिएटेड एक सिंगल लेयर्स की तरह काम करता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि 4 डिफरेंट लेयर्स हैं। इट्स अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया है, ठीक है। और इसका टोटल थिकनेस भी बताया 75 एंगस्ट्रम। टोटल थिकनेस of this membrane is 75 angstrom. So this entire structure act like a single unit.
दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको मॉडल्स बताए और इसका थिकनेस भी बताया। रॉबर्टसन ने 75 एंगस्ट्रम, ए के ऊपर 0 ऐसा डॉट बनाते हैं एंगस्ट्रम्स को लिखते हुए। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। अब आते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसको थोड़ा एडवांस आगे चलकर किया अनविन एंड हैंडरसन ने, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। तो हम इन दोनों मॉडल को देखते हैं। ठीक है, क्या मैं डिस्कस कर रहा हूं? स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक जो किया समझ आया आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ठीक है, तुम लोगों को, बाकी लोगों को यस और सर नो? इतना लिखना पड़ेगा क्या सर, सब कुछ? लिखोगे 40 नंबर में तभी तो मार्क्स आएंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? सर इन केस अगर याद नहीं आया, भूल गए तो फिर? तो भूल गए तो कम से कम मैंने तुम्हें क्या बताया कि कौन से मॉडल जरूर लिख के आना है। हाँ यस सर। देखो एग्जाम्स में तो जो भूल जाएगा आदमी तो उसी को मार्क्स पेनलाइज होता है ना, जो याद करता है उसी को मार्क्स अवार्ड होता है ना। ये तो सिंपल एग्जाम रूल है। आपके सिलेक्शन या आपका रिजेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना याद और कितना तुम याद करके वहां प्रेजेंट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 घंटे में आप प्रेजेंट कैसे कर पाए। तो एक तो क्या है कि बहुत सारे बच्चों को तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि उनको सब आता है, और जब एग्जाम में जाते हैं तो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा जाता है जो पढ़ सब लिया लेकिन उसको लास्ट तक यही नहीं रहेगा कि क्या प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा मैंने क्या कहा, एग्जाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है जिससे मार्क्स ज्यादा है। तो लाइफ साइंसेज में या पूरे साइंस में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, और आ रहे हैं बच्चों के। तो डायग्राम वहीं पर जाके प्रैक्टिस नहीं होता एग्जाम हॉल में, घर में कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा, वो तब जाकर तुम वहां कंफर्टेबल होगे। ठीक है, तो अब 40 नंबर में तुम बार बार अगर ये पूछोगे कि इतना लिखना होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप अगर 600 वर्ड्स पढ़ के जा रहे हैं और 400 वर्ड्स लिखना है, तो पता है आउट ऑफ 600 वर्ड पढ़ के जाओगे तो 250-300 वर्ड ही लिख पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल जाते हो। अगर Yes. आपको 600 वर्ड लिखना है तो आपको 1000 वर्ड पढ़ के जाना होगा कि कम से कम कुछ भूल गए तो कुछ लिख के आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आशीष समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसलिए वो चीजें हैं कि मैंने कंटेंट आपको इसलिए भी दिया। अच्छा, ये जो चीजें हैं अगर आपको याद है ना, तो इसको लिखने में कितना ही टाइम लगेगा। मुझे डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगा? फ्यू मिनट्स। और उसी चीज को थ्योरी में साइड में लिखने में, चूंकि मेरे ब्रेन में ऑलरेडी बैठा है कि क्या स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन करने में और फ्यू मिनट्स, यानी टोटल स्ट्रक्चर ये मैं कितने देर में लिख सकता हूँ? 15 से 20 मिनट में। टोटल आंसर मैं 15 से 20 मिनट में कर दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर वो चीजें सीक्वेंस में दिमाग में आनी चाहिए। अब आओ देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो थ्योरी है, डायग्राम लिखा और उस अपने आप थ्योरी तुम लिख लोगे। वेयर यू हैव टू फोकस इज ऑन द डायग्राम, ऑन द प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने केपलर लॉ बताया, वो डायग्राम याद है तो लॉ याद रहेगा, आप कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी रटने की जरूरत साइंस में कम होती है अगर डायग्राम्स याद है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। यहां पर बाकी लोगों से इनका मॉडल अलग है। यहां इन्होंने बताया कि जो लिपिड्स होते हैं, वो लिपिड्स जो होते हैं वो फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं, नॉट सॉलिड्स, नॉट कंप्लीटली सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो अरेंज होते हैं होमोजीनियसली, और उसमें प्रोटीन जो होता है वो स्कैटर्ड होता है और फ्लोट करता रहता है उस फ्लूइड में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा, जैसे घरों में पहले मार्बल के पहले मोज़ेक होता था, देखे थे छोटे छोटे दाने सीमेंट में ऐसे डाल दिए जाते थे। सीमेंट एक पतला फ्लूइड बनाया जाता था, उसमें दाने डाल दिए जाते थे, और जब वो ड्राई होता था उन दानों को पकड़ लेता था, उसको मोज़ेक कहते थे। घर के फ्लोर बनाने में इस्तेमाल होता था ना, देखा है तुमने, तुम लोगों ने बिल्डिंग्स में। यस सर। उसी को आइडिया लेकर इस मॉडल का नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखो इसमें क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर ये जो लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। लेकिन क्या ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बना पाओगे एग्जाम्स में? नहीं। तो हम 2 डायमेंशनल डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे। ये है लिपिड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसके बीच में इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन फ्लोट करता है, और प्रोटीन अलग तरीके से करता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, यानी पूरा बीच में ऐसे लिपिड के बीच में ऐसे धसा रहेगा, दबा रहेगा पूरी तरीके से। ठीक है ना? ये लिपिड को और बड़ा बना सकते हो यहाँ, तो इनके बीच में रहेगा। क्या कहते हैं उसको? इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। ये पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है, और इधर लिपिड्स है। दूसरा क्या कहा इन्होंने कि कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे पेरिफेरल होते हैं, ऐसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, साइड में होते हैं, साइड में होते हैं। तो ये जो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखो मैंने क्या बताया था, और ये लिपिड्स है। दिस इज लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर which is in fluid form, which is in fluid form। जितनी बार थ्योरी में है उसको अगर आप एग्जाम में यही एक्सप्लेन कर देते हो तो डेट विल बी मोर। अब मैंने बताया था कि कुछ जो लिपिड है उससे कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं ग्लिसरोलिपिड। अगर जिसके साथ होंगे अटैच्ड उसको हम कहेंगे ग्लिसरोलिपिड। फिर मैंने बताया कि कुछ प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है, दैट इज ग्लिसरोप्रोटीन। एम आई क्लियर? बच्चों समझ आ रहे हैं? इज इट टफ? टफ है? नहीं ना? नो सर। क्या से समझ आ रहा है? यस सर, डायग्राम समझ में है। ग्लाइको लिखो ग्लिसरो की जगह, ग्लाइको प्रोटीन लिखो, ग्लाइको लिखो। ठीक है। अब देखो इसी में डिफरेंसेस क्या है। अनविन और हैंडरसन ने कहा, जैसे फ्लूइड मोज़ेक में बोला कि लिपिड के 2 लेयर्स हैं और उसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहा है रैंडमली, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, अलग अलग जगहों पे रैंडमली। अनविन हैंडरसन ने इसी मॉडल को मॉडिफाई किया, बोला नहीं, प्रोटीन रैंडम नहीं अरेंजमेंट है, प्रोटीन का जगह फिक्स है। कुछ प्रोटीन यहीं होंगे, कुछ प्रोटीन यहीं होंगे, तो प्रोटीन अरेंज होते हैं पर्टिकुलर पोजीशंस पर। तो अनविन हैंडरसन ने बस उसी बात को कहा कि प्रोटीन स्कैटर्ड रैंडमली नहीं होता, प्रोटीन जो है अपने एक फिक्स्ड पोजीशंस पर होता है। अच्छा, इसमें भी प्रोटीन कई तरह के होते हैं। यहाँ चैनल गेटेड प्रोटीन भी होता है, जैसे उसी को अगर यहाँ तुम ऐसे बना लोगे इसी इंट्रिंसिक प्रोटीन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मटेरियल ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा। देखो ये बीच में रास्ता बना दिया तुमने, इसको बोलते हैं चैनल गेटेड प्रोटीन। तो यहाँ से मटेरियल ट्रांसफर होके अंदर आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के, और ऐसा होता है। और कुछ में ऐसे नहीं होते पैसेज, कुछ में ऐसे होते हैं। तो आप बस एक बीच में लाइन बना दिया तो ये पैसेज को दिखा दिया कि बीच में ये देखो एक गेट है, इसी गेट से ट्रांसफर हो सकता है, अंदर और बाहर जा सकता है। ठीक है, एम आई क्लियर? समझ आ गया मॉडल? यस सर। फाइन, आगे बढ़े। चलो, तो अनविन के और हैंडरसन के मॉडल में मैंने एक ही बात लिखी। अब आ गया फंक्शन।
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पूछा था। तो हमारे सेल के अंदर मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है। अभी वो जितने भी स्ट्रक्चर तुमने देखा सेल के अंदर, वो सब एक मेम्ब्रेन से, अलग अलग मेम्ब्रेन से क्या हुए हैं कि वो सराउंडेड है। एक सेकेंड, ठीक है। आपने ये बनाया और आपने दिखाया कि ये न्यूक्लियस है, ये भी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हो इसको, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट बना रहे हो तुम, तो क्लोरोप्लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अंदर में, इस सेल के अंदर में कई कंपार्टमेंट्स है, कौन बना रहा है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो आप मेरी बात, यस और नो, बोलो। आया समझ में जी तुम लोग को, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही। हाँ, तो यहां लिखा है कंपार्टमेंटलाइजेशन। फिर मैंने बताया कि परमिएबिलिटी बैरियर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सारी चीजें अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कुछ चीजों को परमिट करता है आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक बैरियर का काम करता है, सभी चीजों को अलाउ नहीं करता अंदर आने के लिए या अंदर की चीजों को बाहर जाने के लिए, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रोथ, जब सेल डिवीजन होगा तो कुछ समय के लिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। तो ये गायब हो जा रहे हैं मतलब खत्म हो जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन करना होता है, एक से दो सेल बनेंगे तो दो न्यूक्लियस भी बनना है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन दे रहा है। हेल्प इन एंकरिंग, चीजों को पकड़ के रखना, आपकी लीवर, आपका हार्ट, आपके स्टमक एक जगह पे फिक्स हैं, आप इधर उधर घूमते हैं, मुड़ते हैं तो वो निकल कर बाहर नहीं आते, या एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, क्यों, क्योंकि पकड़ के रखा है सेल मेम्ब्रेन ने, बॉडी के साथ एसोसिएट कर कर रखा है। सो इट एंकर्स, इट हेल्प इन एंकरिंग, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, अभी बताया। एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है, आपके नाक के अंदर छोटा सा भी कोई डस्ट पार्टिकल जाता है, आप छींक के बाहर निकाल देते हैं, इतना सेंसिटिव है मेम्ब्रेन, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है। एंटीजन मींस एलियन पार्टिकल, जो आपके बॉडी के बाहर की चीज है उसको पहचान लेता है, ठीक है, और उसके खिलाफ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए तुम देखोगे कि किसी का लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है तो क्लोज रिलेटिव ढूंढते हैं, अदरवाइज हमको सप्रेशन देना पड़ता है एंटीजन का, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है, बॉडी के अंदर डालोगे तो अपने बॉडी का चीज नहीं है तो उसको बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है और उसके खिलाफ रिएक्शन करती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, अपनी चीजों को पहचान लेते हैं, बाहर की चीजों को रिजेक्ट करते हैं। हेल्प इन थर्मल इंसुलेशन, बाहर की जो सेल के अंदर आपको पता है कि क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है, टेम्परेचर डेवलप हो रहा है, तो ये थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है, ठीक है ना। अब एनिमल की बात करें, जैसे ह्यूमन होम्योस्टैटिक है, तो बहुत हद तक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी काम करते हैं। आपके ब्रेन कैसे काम करते हैं, सिग्नल से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, आपके मसल और ब्रेन, आपका नर्व कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सिग्नल परसेप्शंस, जैसे हार्मोन्स हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर काम करना होता है, तो कैसे सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर आकर काम करना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं उसके अंदर जो प्रोटीन या जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयडल और कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं, और इस तरह से वो सिग्नल डिटेक्ट कर कर काम करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये सिग्नल परसेप्शन का भी काम करता है, सेल रिकॉग्निशन में भी मदद करता है। और इंडो और एक्सोसाइटोसिस का काम क्या है, इंडोसाइटोसिस यानी अंदर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर की तरफ। जैसे क्या होता है कि कुछ जो अमीबा है, प्लाज्मोडियम है,
ये सब जो एनिमल्स हैं, जैसे बाहर में कोई फूड है, जैसे ये कांटेक्ट में आया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर ऐसे ग्रुप बनाया और यहाँ पर जो है यहाँ पर लाइसोसोमिक सेल्स आ जाते हैं और उसको ये सर्कुलेट कर लेता है इस फूड को, और फूड के ऊपर एसिड डालते हैं ये, और एसिड से ही इसको पचा लेते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग हुई थी जिसमें ये फूड ट्रैप हो गया था, ये ये अंदर टूट कर आ जाता है। इसको कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। और जब बाहर में कोई सेल मर गया या कोई सेल ऑर्गेनेल, तो उसको भी मेम्ब्रेन ऐसे घेर लेता है और उसको यहाँ ले आकर बाहर में फेंक देता है। इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो इंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। तो इस तरह से मैंने फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिया यहाँ, 12 फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा लास्ट में आप चाहो तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द प्लेसेस वेयर इट हैज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्क। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके इंटेस्टाइन में काम क्या है? इंटेस्टाइन का फूड को एब्जॉर्ब करना। अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को देखोगे तो इस वॉल में ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं उसको। यानी अगर हम इसको काट के देखें इसको, तो यहाँ पर ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसको माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं। ये माइक्रोविलाई या विलाई क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन यहाँ पर ऐसा हो गया? क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, ये लंबा हो जाएगा। यानी ये एब्जॉर्प्शन के लिए, जो फूड हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होके पचने के बाद जब वो एब्जॉर्ब होके यहाँ आने के लिए ये ज्यादा जगह बना रहा है, यानी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो जहां एब्जॉर्प्शन का काम होगा, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द वर्क, कहां कैसा काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर को बदल लेता है। दो सेल्स हैं, दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करना है तो दो तरीके से ज्वाइन होते हैं। एक तो बहुत टाइटली, हम उसको कहते हैं टाइट जंक्शन। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है दो सेल्स के बीच में, दो सेल आपस में जुड़कर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो जब दो सेल्स आपस में टाइटली बाइंड होते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक मॉडिफिकेशन होता है, हम इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं दो सेल्स के बीच में क्या होता है कि दो सेल्स हैं ये, इन दो सेल्स के बीच में यहाँ पे एक गैप रह जाता है, हम इसको गैप जंक्शन बोलते हैं। तो कहीं पर सेल टाइटली ज्वाइन होते हैं, कहीं पर बीच में लूजली ज्वाइंट भी होते हैं, हम उसको गैप जंक्शन बोलते हैं, इसको टाइट जंक्शन। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन है, डिपेंड ऑन वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया में तुम्हें बताया था कि बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में ऐसे मुड़ा रहता है, जिसको मेसोजोम कहते हैं। यहाँ मैंने मेसोजोम के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। टाइट जंक्शन, माइक्रोविलाई, गैप जंक्शन, डेस्मोजोम, सबके बारे में बता दिया है थोड़ा थोड़ा। ये है कॉन्क्लूजन में आप बता सकते हैं कि मॉडिफाई कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और उसके डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं और इस तरह से ये टॉपिक कंक्लूड होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी चीज के ऊपर तो इट विल टेक टाइम, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द डायग्राम, इट विल क्वाइट इजी टू राइट इन अ एप्रोप्रिएट टाइम। इसको लिखने में 25 मिनट से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया अभी? यस और नो? समझ रहे हो? बोलो हाँ या नहीं, तुम लोग रिस्पॉन्ड करो फटाफट। समझ आया जो डिस्कस किया? आवाज आ रही है यस मेरी? सर, यस सर, यस सर। हाँ बोलो तो, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं एटलीस्ट। अब देखो मैंने दूसरा एक क्वेश्चन लिया लाइफ साइंस में, वो है व्हाट इज हार्मोन, डिस्कस इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशंस। ठीक है।
अब क्या होता है ना, जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज हार्मोन, डिस्कस इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ रेगुलेशन, तो कई बार बच्चा सीधा प्लांट हार्मोन से लिखना शुरू होता है, लेकिन यहाँ मैंने पूछा है पहले इन जनरल हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं। हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है और दूसरा ये है हार्मोनल सिस्टम है। तो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो दो चीजों से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी पूरी बॉडी के फंक्शन दो चीजें से कंट्रोल होती हैं, एक न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम से, एक हार्मोनल कंट्रोल। तो ये क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट फंक्शंस का। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेटमैन टर्म में बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिनका लाइफ साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए, कि कम से कम मोटे तौर पे समझ लें कि हार्मोन है क्या। तो यहां मैंने लिखा है कि हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, chemical messengers produced in minute quantity that coordinate complex physiological processes। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? शारीरिक क्रियाएं, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं और उनमें से कई सारी क्रियाओं का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन क्या है? केमिकल्स हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। वो काम कैसे करना है और क्या करना है, जैसे थायराइड को थायरॉक्सिन रिलीज करना है, वो थायरॉक्सिन जाके काम करेगा। ठीक है, वो थायरॉक्सिन क्या करेगा, वो मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करता है, यानी आपकी जो फिजियोलॉजी, आपके शरीर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर वो थायरॉक्सिन सही से नहीं सिक्रीट हुआ जिस अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम अमाउंट में हार्मोन चाहिए होते हैं, मैंने बताया माइन्यूट क्वांटिटी में, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत लार्जर होता है। अगर वो स्मॉल अमाउंट भी नहीं सिक्रीट हो रहा है तो कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि आपके बॉडी का फंक्शन इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है, अगर उसका फंक्शन गड़बड़ हुआ तो डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा आपके शरीर का। ग्लूकागन और इंसुलिन ने काम करना बंद किया, ब्लड ग्लूकोज का जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है और उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, उसका यूटिलाइजेशन प्रोसेस है, वो गड़बड़ हो गया और आपके शरीर में या तो शुगर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंड ऑन की ग्लूकागन के फंक्शन में प्रॉब्लम है कि इंसुलिन में। उसी तरह पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना बंद किया तो इंसान की हाइट कम हो गई, ज्यादा हो गया इंसान की हाइट, जाइगेंटिज्म, लंबा हो जाएगा। तो वो माइन्यूट क्वांटिटी भी मैटर करता है। तो हार्मोन्स क्या है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन वन सेंटेंस। क्या लिखा मैंने कि हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी दैट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक क्रियाएं जो शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ आगे पूछा है कि डिस्कस इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, तो थोड़ा प्लांट हार्मोन को बताएं फिर आगे वो टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन डिस्कस करें। तो लिखा है इन प्लांट्स देयर आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है, फाइटो फॉर प्लांट। Unlike animal hormones which are produced in a specific gland, plant hormones are often synthesized throughout the plant body and can act locally or be transported through the vascular tissue, xylem and phloem। अब आपने एनिमल सेल्स के, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा कि ब्रेन में पिट्यूटरी होता है और यहाँ नेक रीजन में थायराइड और पैराथायराइड होते हैं, थाइमस होता है यहाँ पर, और एड्रिनल होता है किडनी के ऊपर, और पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरी भी काम करते हैं एज ए इंडोक्राइन फंक्शन उनका भी है। तो उसके लोकेशन फिक्स्ड है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं। प्लांट में स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं है, आपने कोई ग्लैंड नहीं पढ़ा प्लांट में। तो मैंने क्या मेंशन किया कि थ्रू आउट प्लांट बॉडी रिलीज होता है। अब उसके भी पोर्शन है कि एपिकल पार्ट से हो रहा है, सेंट्रल पार्ट से हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, रूट्स में भी हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है, वो सभी जगह से रिलीज हो रहा है। अब एक जगह रिलीज हो रहा है तो दूसरी जगह कैसे पहुंच रहा है? जो एनिमल में होता है कि ब्लड में जाता है और ब्लड में या तो ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू फ्लो करता है या ब्लड के सेल्स में जाकर बाइंड कर जाता है। जैसे ब्लड में होते हैं ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं।
तो या तो वो सेल के साथ बाइंड करके पहुंचेगा या प्लाज्मा यानी जो फ्लूइड होता है ब्लड में उसमें या तो डिसॉल्व होके पहुंचेगा, तो वो ब्लड के थ्रू पहुंचता है अपने टारगेट पर। यहाँ तो ब्लड है नहीं प्लांट में, तो कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पे दो पाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज होते हैं, उनको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर, जिसमें रूट से पानी ऊपर की तरफ स्टेम में जाता है, तो उसी जाइलम के थ्रू ऊपर चला जाएगा। और फ्लोएम क्या होता है? वो एक ऐसा ही ट्यूब होता है जो लीफ से नीचे रूट्स तक आता है। वो फूड जो बनते हैं लीफ में उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है, उसको फ्लोएम कहते हैं। इन दोनों को मिलकर ज्वाइंटली हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि हार्मोनल ट्रांसफर कैसे होता है प्लांट सेल के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये समझ आ गया इंट्रोडक्शन? बोलो तुम लोग। यस सर। फाइन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर कि प्लांट में जो है 5 मेजर टाइप ऑफ जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, और ये इसमें से कुछ ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, और कुछ दोनों तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड दिस प्लांट हार्मोन रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। लार्जली द प्रमोटर होगा या इनहिबिटर होगा, कुछ ऐसे हैं जो दोनों फंक्शन करते हैं। तो आपने मेंशन किया, अब आते हैं ऑक्सीन्स के ऊपर। ऑक्सीन्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, टाइप्स बताया और फिर उसका एप्लीकेशन बताया, क्योंकि एप्लीकेशन और फंक्शन पूछा है आपके एग्जाम्स में इस पेपर में। ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड है ऑक्सीन, उसका मतलब ही होता है टू ग्रो। इसका मतलब ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये ग्रो में हेल्प करेगा, प्लांट की साइज को बढ़ाएगा। आइसोलेटेड इनिशियली फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, और इंटरेस्टिंग है कि ये ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था पहली बार। मैं जस्ट जानकारी बता रहा हूं, लिखना है नहीं लिखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। जस्ट दिस इज कि पहली बार डिस्कवर ये प्लांट में नहीं हुआ था, यूरिन, ह्यूमन यूरिन में हुआ था, एंड वर द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। और जो 5 हैं उन 5 में सबसे पहला ऑक्सीन ही था जिसको कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये टर्म जो ऑक्सीन है ये अप्लाई होता है इन केमिकल्स के ऊपर, इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इसी इंडोल 3 एसिटिक एसिड से मिलते जुलते स्ट्रक्चर वाले जितने होंगे वो सब ऑक्सीन्स की तरह काम करते हैं। तो ऑक्सीन जो टर्म है वो अप्लाई किसके लिए होता है? इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड हम कहते हैं इसको, ठीक है, and to natural and synthetic compound having similar structure and growth regulating property। तो अगर कोई भी सिंथेटिक लैब में तुम केमिकल बना रहे हो जिसका स्ट्रक्चर इंडोल 3 एसिटिक एसिड से मिलता है और वो ग्रोथ प्रमोटर है, तो उसे आप ऑक्सीन्स कह सकते हो, ठीक है। सिंथेसाइज प्राइमरी इन द शूट टिप्स, तो आपको पता है रूट और शूट दो चीजें होती हैं, रूट अंदर होता है अंडरग्राउंड और शूट ऊपर होता है। तो ये कहां से रिलीज होती हैं? शूट टिप से रिलीज होती हैं, यहां से रिलीज होती हैं ऑक्सीन्स, ठीक है ना। ये रूट का टिप है, तो ये शूट टिप से होती हैं। एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, यहाँ एक टिश्यूज होता है जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। और कहां से ये रिलीज होती हैं? यंग लीफ से रिलीज होती हैं, जो नए लीव्स निकलते हैं वहां से रिलीज होती हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, एपेक्स एपिकल पार्ट इसको कहते हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ऑक्सीन के कारण, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऑक्सीन्स मैंने बताया दो तरह के हैं, प्लांट में जब मिल रहे हैं, प्लांट से तुम एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसको बोलोगे नेचुरल ऑक्सीन, लेकिन लैब में बनाओगे तो उसको कहोगे सिंथेटिक और ऑक्सीन। जो प्लांट से अभी तक एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वो है इंडोल 3 यहाँ एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो ये IAA और IBA दो नेचुरल ऑक्सीन्स हैं, ये प्लांट से मिलते हैं। लेकिन
हमने सिंथेटिक ऑक्सीजन भी बना लिया है और वो भी मार्केट में मिलते हैं। एक को कहते हैं 2,4-D, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो 2,4-D, उसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और दूसरा है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको आप NaA के नाम से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो अवेलेबल हैं, एक नेचुरल, दो हैं IAA और IBA, और दूसरा मैंने बताया 2D और NaA, ये सिंथेटिक है। अब उसके बाद मैंने बताया है एक और क्लासिफिकेशन है फ्री ऑक्सीजन और हार्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जो कि आप इजिली प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लो उसको कहते हैं फ्री ऑक्सीजन, लेकिन जो प्लांट से इजिली एक्सट्रैक्ट ना हो, बहुत क्लोजली बाइंड हो, तो हम उसको कहते हैं हार्ड ऑक्सीजन। तो ये डिपेंड ऑन एक्सट्रैक्शन है, जिसका इजी एक्सट्रैक्शन कर लिया फ्री, जिसका नहीं हो रहा है वो हार्ड। अब आते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो एक तो पहला एप्लीकेशन बताया कि ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, एपिकल मेरिस्टेम से रिलीज होता है तो एपेक्स को बढ़ाता जाएगा, तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, रूट, ये शूट की, रूट्स की और लीव्स का। तो इसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है, एक तो फोटोट्रॉपिज्म में जिधर से लाइट आती है कुछ पौधे उधर की तरफ जाते हैं, जैसे आप सूर्यमुखी का पौधा देखोगे वो लाइट की तरफ मुड़ता चला जाता है, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, लाइट की तरफ। कुछ पौधे जैसे मनी प्लांट को अगर कमरे में आप खिड़की के पास रख दो तो जिधर लाइट आ रही है उधर उसकी टहनियां, उसके सूट्स ग्रो करने लगते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सीन्स जो है, ठीक है ना, moves to the shade side of a stem causing those cells to elongate and bending the plant towards the light। तो बोला ऑक्सीन्स जो है रिलीज होता है जिधर शेड है, जिधर लाइट नहीं है, और प्लांट को मुड़ता है और लेंथनिंग करता है जिधर लाइट आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ प्लांट को बढ़ाता है, यह ऑक्सीन का फंक्शन है। तो फोटोट्रॉपिज्म में उसका भी रोल है, मैंने ये बताया। दूसरा, रूटिंग्स स्टिमुलेट इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन कटिंग्स। जब तुम कट करते हो तो ये रूट का क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ। अगर यहां से कट कर दिया तो रूट के ग्रोथ को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और कुछ फ्रूट्स जो है जो कि फर्टिलाइजेशन, उसमें फर्टिलाइज्ड फ्रूट नहीं है, उस फ्रूट के भी ग्रोथ के लिए, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, उसके ग्रोथ में इसका रोल है। उसके अलावा ये फ्लावर के लेयर को थिन करता है, थिनिंग ऑफ फ्लावर। और फ्रूट्स के भी, जैसे आप कच्चा आम लो तो उसकी लेयर कितनी थिक होती है, लेकिन जब राइपेन आम लेते हो तो उसकी लेयर थिन होती है। तो आप देखोगे कि जो थिनिंग कर रहा है उसमें भी ऑक्सीन का रोल है, ठीक है ना, राइपनिंग में नहीं, थिनिंग, लेयर को थिन बनाने में उसका रोल होता है, फ्रूट्स का लेयर या फ्लावर का लेयर। उसके अलावा प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, जब आप छोटे छोटे फल लगे होते हैं वो गिरते नहीं है बिकॉज ऑफ ऑक्सीन, तो वो भी बचाता है उससे। फ्लावरिंग को इनहेंस करता है और वीड कंट्रोल भी करता है कुछ हद तक ऑक्सीन्स। तो ये मैंने फंक्शन बताए ऑक्सीन्स का, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिब्रेलिन, जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है, ऑक्सीन के बाद, उसको देखें तो मैंने वहां जो टाइप आपको क्लासिफिकेशन बताया उसको लिखना और फंक्शंस को लिखना, वो इंपॉर्टेंट है। कम से कम नेचुरल और सिंथेटिक मेंशन करना और फंक्शन लिखना इतना जरूरी है। जिब्रेलिन ये क्या है, स्टिमुलेटर है। क्या स्टिमुलेट करेगा, अभी देखेंगे कि क्या ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा कि थिकनेस स्टिमुलेट करेगा। इसकी डिस्कवरी जो हुई है जिब्रेलिन्स की, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जापान में इसका एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि वहां एक डिजीज है, इस डिजीज को हम फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस भी कहते हैं। उस डिजीज का नाम है बैकेन, सम पीपल प्रोनाउंस इट इज बैकाने, ओके। ये एक जापानी डिजीज है, इसे हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्या होगा, पौधे तो ग्रो करेंगे लेकिन सीड्स नहीं ग्रो करेगा उसमें, पौधा ऐसा ग्रो कर गया पर सीड्स नहीं होगा, वो बीमारी। वहीं से पहली बार देखा गया कि आखिर ये पौधा ग्रो किया पर इसमें धान में बीज क्यों नहीं है, ठीक है ना, अंदर से वो खोखला क्यों है। तो पता चला कि एक फंगल डिजीज है जिसके कारण वो नहीं ग्रो कर पाए। और उसी फंगस से, उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरियो।
इसी फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया क्या, जिब्रेलिन को। जिब्रेलिन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे गिबन रिंग कहते हैं। तो जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है उसको जरूर हाईलाइट करना चाहिए अपने एग्जाम में, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको कॉमनली मिल जाती हैं, कुछ यूनिक पार्ट नहीं मिलता है। उसके बाद जिब्रेलिन जब आइडेंटिफाई किया, फंगस एक्सट्रैक्ट किया, तो धीरे धीरे कई लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया और धीरे धीरे कई सारे जिब्रेलिन, अब तक मोर देन 100 जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, ठीक है ना। और उसके नाम दिए गए GA1, GA2, GA3 एक्सेट्रा। सबसे पहला जो जिब्रेलिन एक्सट्रैक्ट किया गया इस फंगस से, उसका नाम GA3 था। तो आपने एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि कहां से एक्सट्रैक्ट पहली बार किया गया, और जो कॉमन पहला जिब्रेलिन है वो GA3 है। अब तक मोर देन 100 जिब्रेलिन मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, एप्लीकेशन पर आते हैं, ठीक है। इसका काम है कि जो सीड डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, उस डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है ये, और फिर सीड ग्रो करना शुरू करता है। तो ये स्टिमुलेटर है। सीड, आपको पता है कि जैसे अभी गर्मी का टाइम है, बाहर में देखोगे खेत में कुछ भी नहीं है, खेत ड्राई पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी खेत में घास आ जाएंगे, तो वो ग्रासेस कहां से आ गए, जैसे ही कॉन्ड्यूसिव मॉइस्चर और टेम्परेचर आया, ग्रास की जो सीड डॉर्मेंट थी वो डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई और वो सीड स्प्राउट आया और वो आपको घास दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। यानी जैसे ही टेम्परेचर और कंडीशंस और मॉइस्चर कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं, डॉर्मेंसी ब्रेक होती है। तो ये उसमें किसका रोल है, जिब्रेलिन का रोल है। और क्या प्रमोट करता है, ये बॉल्टिंग को प्रमोट करता है, यानी बहुत तेजी से स्टेम इलोंगेशन करता है। तो ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, और साथ में स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है, और फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ऑफन यूज्ड कॉमर्शियली टू इंक्रीज द साइज ऑफ ग्रेप्स। लोग इसका स्प्रे डालते हैं अंगूर की साइज बढ़ाने के लिए, तो ये फ्रूट के साइजेस को भी बढ़ाता है, ठीक है। सर ये तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी तो ये इम्पोर्टेंट होगा ये फिर। ऑफ कोर्स। उसके बाद देखो साइटोकाइनिन्स। अब ये डिवाइडर है, काइनिन्स है, काइनेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इट हैज ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किस स्टेज को कहते हैं, सेल डिवीजन में, जहां सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन में दो काम होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस हम उस स्टेज को कहते हैं जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइडर का काम कर रहा है, यानी सेल को डिवाइड करने के लास्ट स्टेज में इसका रोल है प्लांट के अंदर, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड एज काइनेटीन। ये पहली बार जब डिस्कवर हुआ तो काइनेटीन मॉलिक्यूल के तौर पे डिस्कवर हुआ, कहां पर, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म में हुआ, इसके डीएनए में मिला था ये साइटोकाइनिन्स, ठीक है ना। हेरिंग फिशेस के ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए में पहली बार ये काइनेटीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिला था, उसी से बाद में डिराइव हुआ ये साइटोकाइनिन। फिर उसको प्लांट में कहा मिला, ये जिएटिन के फॉर्म में मिला कॉर्न कर्नेल में। जो मक्का होता है उसका जब बाहर उससे हटाएंगे तो जो पीला सा पार्ट निकलता है कर्नेल, वहां से भी एक्सट्रैक्ट किया गया, नाम क्या था, जिएटिन। और कोकोनट जो मिल्क होता है उससे वहां भी जिएटिन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, नेचुरल जो है साइटोकाइनिन भी प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट हुआ, लेकिन पहली बार जो एक्सट्रैक्शन था वो प्लांट से नहीं मिला था, वो एनिमल से मिला था, ठीक है ना। स्पर्म के डीएनए से पहली बार एक्सट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। एप्लीकेशन क्या है, अभी बताया। प्रोड्यूस्ड मेनली इन द रूट टिप्स, ये रूट टिप्स पर प्रोड्यूस होता है ज्यादातर, और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनेसिस में इसका अहम रोल है, यानी जब सेल फाइनली डिवाइड करता है उसमें इसका बहुत रोल है। एंड डिले इन द लीफ एजिंग, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं, ठीक है ना। सेनेसेंस का मतलब है, समझ लो कि सेल जो होता है, सेल के ग्रो होकर और सेल के डेड होने के बीच के फेज को हम सेनेसेंस कहते हैं, यानी आपके एज को बढ़ा देना,
20 साल जिंदा रहना है तो 30 साल जिंदा रहने के लिए कर दिया, तो उसको हम कहते हैं सेनेसेंस। तो एजिंग को क्या कहता है, बढ़ा देता है। बैलेंसिंग में भी रोल है, ऑक्सिन प्रोमोट करता है रूट ग्रोथ, साइटोकाइनिन्स प्रोमोट करता है शूट ग्रोथ, एंड रेशियो बिटवीन दीज टू डिटरमाइन अ टिश्यू कल्चर डेवलप इनटू द रूट्स और शूट्स। तो टिश्यू कल्चर में भी रोल है इसका, ठीक है। और ये क्या है कि ऑक्सिन्स जिस तरह से प्रोमोटर है, ये भी प्रोमोटर है, ठीक है। उसके बाद अब देखो फोर्थ हार्मोन्स मैंने यहां डिस्कस किया है, एब्सिसिक एसिड। ये इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, इसको एबीए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रोथ इनहिबिटर है। अभी तक तुमने प्रोमोटर पढ़ा, अभी तक जो 3 पढ़े वो ग्रोथ प्रमोट कर रहे थे, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है ना। हेल्प इन द प्लांट सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। जैसे ही एडवर्स कंडीशन आया, ये हार्मोन क्या करता है, उस स्ट्रेस में प्लांट की मदद करता है, उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। यानी उस ड्रास्टिक कंडीशन के बीच में प्लांट एज इट इज रहेगा, मरेगा नहीं, और वो उस हार्श कंडीशन को झेल लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। तो क्या करता है, जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया गर्मी के कारण, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, पत्तियां गिर जाएंगी, प्लांट ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वाटर स्कार्सिटी के कारण प्लांट ड्राई हो जाएगा, तो प्लांट मर जाएगा। अब प्लांट क्या करता है, इस टेम्परेचर को झेलने के लिए ये एबीए रिलीज करता है। एबीए क्या करेगा, जितनी भी लीफ के ऊपर स्टोमेटा है उसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ट्रांसपिरेशन रेट स्लो हो जाएगा, प्लांट इस हीट को क्या करेगा, झेल लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से ये स्ट्रेस में हेल्प करता है, तो मैंने आपको बताया। और साथ में डोरमेंसी, ये सीड और बर्ड को डोरमेंट कर देगा। जैसे विंटर का टाइम है तो सीड्स हैं या बर्ड हैं, या भी मैंने कहा कि समर का टाइम है, खेतों में जो सीड्स पड़े हैं वो एकदम वही वही ड्रॉ है, डोरमेंट है। जैसे ही बारिश आ गई, उसकी डोरमेंसी ब्रेक करने में रोल जिब्रेलिन का आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है ये, इसने डोरमेंट बना के रखा है। क्यों डोरमेंट बना के रखा है, क्योंकि इस समर में अगर ये ग्रासेस उगेंगे तो ड्राई होके मर जाएंगे धूप से, तो इनको बोला यहीं पे डोरमेंट रहने के लिए। तो स्ट्रेस कंडीशन में ये बर्ड्स को, बहुत सारे पौधे के जो बर्ड्स होते हैं वो अंडरग्राउंड बर्ड्स, जैसे मान लो कि हल्दी है, ठीक है ना, कॉर्म्स है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो जमीन के अंदर होती हैं उनकी बर्ड्स ऐसे ही हैं। और जैसे ही मॉइस्चर आया वो बर्ड्स ऊपर आ जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। तो अभी जो डोरमेंट रखेगा विंटर में या समर में, वो कौन सा रखेगा, हार्मोन एबीए, सीड को या बर्ड्स को। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस के कंडीशन में बचाने की कोशिश कर रहा है प्लांट को, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। बट यहाँ ग्रोथ इनहिबिटर एक पॉजिटिव काम कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको निगेटिव वर्क मत समझ लेना, ग्रोथ इनहिबिटर को लोग निगेटिव समझ लेते हैं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी फंक्शन करता है। अब लास्ट हार्मोन देखो, एथिलीन। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो ये यूनिक है क्योंकि ये गैसियस हार्मोन है। दूसरा, ये फ्रूट राइपनिंग में और लीफ फॉल यानी एब्सिशन में इसका रोल है। ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं हम इसका। क्या करता है, अलाउ सीडलिंग टू बाईपास ऑब्स्टेकल बाय थिकनिंग द स्टेम एंड स्लोइंग वर्टिकल ग्रोथ। तो ये क्या कर देगा, ये वर्टिकल ग्रोथ को रोक देता है। अगर लगातार ग्रोथ होता रहेगा, फ्रूट के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। फ्रूट का डेवलपमेंट भी होना है ना, तो देखते हो ना, कोई भी धान गेहूं कुछ भी फसल लगा रहे हो, एक हाइट के बाद आके रुक जाता है, फिर फ्रूट्स उसमें ग्रो करते हैं, राइपेन होता है। अब प्लांट ही बढ़ता जा रहा है, फ्रूट कब लगेगा, कब ग्रो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये काम करता है, एक लेंथ आने के बाद रोक दिया, और फ्रूट के डेवलपमेंट पे अब ये इसका रोल है। गेटिंग माई पॉइंट। सेनेसेंस, इट प्रोमोट द एजिंग ऑफ द फ्लावर एंड द लीव्स। तो इस तरह से मैंने प्लांट हार्मोन्स को एक्सप्लेन कर दिया और उसके रोल्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसके नेचर, उसकी डिस्कवरी भी बता दिया यहाँ। और यहाँ एक समराइज फॉर्म में मैंने उसी चीज को, उसके एप्लीकेशन को यहाँ एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो मैं फिर से इसको नहीं करूंगा क्योंकि नोट्स में आप पढ़ लेंगे। अब एक मैंने पार्ट बताया, रेगुलेशन। अब क्या तुम देखते हो कि जैसे आप पढ़ते हो जब एनिमल हार्मोन के बारे में, तो तुम ये पढ़ते हो कि
हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, वो पिट्यूटरी पे काम करते हैं, फिर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं और वो एड्रिनल, थायराइड और अलग अलग ग्लैंड पे काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड है, अगर वहां से रिलीज बंद हुआ तो बाकी सारे ग्लैंड के फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मास्टर ग्लैंड है, वो कंट्रोल करता है बाकी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा प्लांट के केस में कोई मास्टर ग्लैंड है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऐसा स्पेसिफिक ग्लैंड होता नहीं है। तो पहली चीज तो ये बतानी है, एनिमल और प्लांट सेल में ये अंतर है। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि क्या है ग्रोथ रेगुलेशन। मैंने मेंशन किया है कि द इंटरैक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स क्रिएट रेगुलेटरी नेटवर्क दैट इंश्योर प्लांट रेस्पॉन्ड करेक्टली टू द एनवायरमेंट। फिर लिखा है ग्रोथ रेगुलेशन इज नॉट गवर्न्ड बाय द सिंगल मास्टर हार्मोन या मास्टर ग्लैंड बट बाय द हार्मोनल क्रॉस टॉक। यहाँ एक जो हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन के साथ या तो सिनर्जी में होता है या एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है, या तो विपरीत करेगा एक दूसरे के या मिलकर काम करते हैं। इसको हम कहते हैं हार्मोनल क्रॉस टॉक, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं हार्मोनल क्रॉस टॉक। तो यहाँ कोई मास्टर हार्मोन नहीं है, यहाँ हार्मोन्स या तो एंटागोनिस्टिक या मिलकर काम करेंगे, यानी ये क्रॉस टॉक होगा। ये टर्म जरूर यूज कर लेना अपने आंसर में जब ग्रोथ रेगुलेशन लिखना है, एटलीस्ट इतना तो लिखना। फिर लिखा है कि दिस इज प्रोसेस वेयर टू और मोर हार्मोन इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक आउटकम। इसका मतलब है कि प्लांट में चाहे वो सेनेसेंस हो, एजिंग हो, डोरमेंसी हो या डोरमेंसी ब्रेक करना हो, ये कुछ हार्मोन मिलकर काम करते हैं। अब मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे एंटागोनिस्टिक फंक्शन, एक दूसरे के जस्ट विपरीत फंक्शन कौन करता है, जैसे एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन, ये अगेंस्ट में काम करते हैं एक दूसरे के, ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, एंटागोनिज्म लिखा है मैंने। हाई एबीए लेवल कीप अ सीड डोरमेंट, जबकि जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन करता है। उसी तरह सिनर्जी लिखा है, यानी कुछ हार्मोन मिलकर काम करते हैं एक ही तरह का, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन ग्रोथ कर रहा है, सेल ग्रो करेगा तो कैसे, बिना सेल डिवीजन के तो एक से दो सेल नहीं बनेगा ना, और सेल डिवीजन के लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर काम कर रहे हैं और वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, ग्रोथ को, लेंथ को, थिकनेस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से तुम यहां बता देना कि प्लांट कैसे एनिमल से ग्रोथ रेगुलेशन में अलग हैं। फिर लास्ट में कंक्लूजन है कि प्लांट ग्रोथ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड प्रोमोट्स, प्रोमोटर कौन है, ऑक्सिन, जीए, साइटोकाइनिन, और इनहिबिटर कौन है, एबीए और एथिलीन। एथिलीन हाइट को रोक देता है और फ्रूट के डेवलपमेंट में काम करता है, राइपनिंग में काम करता है, ठीक है ना, विच एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इन एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट ओके? समझ आया? आज के लिए इतना ही, फिर करेंगे। तो मैं आपको डिटेल इसलिए बता दे रहा हूं कि तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो लिखना आसान होगा, क्योंकि जब तुम मेरे नोट्स को पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे, उसको प्रोड्यूस कर लोगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ वही हार्मोन्स, उनके फंक्शन और उनके लिंकेजेस यहाँ बताए हैं, और कुछ यहाँ सिंथेटिक हार्मोन भी बताए हैं इन 5 के अलावा, जो प्लांट से, जैसे जैसोमेंट बताया है, सैलिसाइलिक एसिड, ये भी ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करते हैं इनके अलावा। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है? एम आई क्लियर? समझ आ रहा है? Yes. थोड़ा थोड़ा? Yes. हाँ, बैकग्राउंड नहीं होने से मान लो थोड़ी दिक्कत होगी, पीडीएफ भेजूंगा, पढ़ना, फिर डाउट होगा पूछ लेना। तो चलो नेक्स्ट, फिर मैं डिस्कशन में लाइफ साइंस का एक और क्वेश्चन सेल डिवीजन बचा है उसको करेंगे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस पर मैं करूंगा डिस्कशन। तो एक दिन और डिस्कशन करते हैं और फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, पढ़ोगे, डाउट होगा तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। ओके फाइन, तो चलें फिर आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर। Yes. ओके, थैंक यू।